स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विद्यार्पणी गुरुकुल में। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 3 लेके आ रहे हैं। इससे पहले हमने इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे तरीके से पढ़ा था। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहां से जाके आप जरूर देखें, क्योंकि यदि आप उन वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेंगे तो पार्ट 3 समझना और भी आसान हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं। ये क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। ये नासा गुहा है, नेसल कैविटी या बक्कल कैविटी, मुख गुहा। यहां से आपने भोजन किया और ये ओसोफेगस से होते हुए जाती हुई अमाशय में आ गई। स्टमक में HCl, म्यूकस और गैस्ट्रिक जूस यानी कि पाचक रस पाए गए। HCl ने बैक्टीरिया और टॉक्सिक सब्सटेंस को खत्म किया और इसी में गैस्ट्रिक जूस में 2 एंजाइम पाए गए थे, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ा। एक बात यहां समझ लेते हैं कि डाइजेशन में करना क्या है कि जो भी हम भोजन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन ये सारे होते हैं। तो जो भी भोजन करते हैं वो उससे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, प्रोटीन का भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और बाकी सभी का जटिल रूप यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, तो जिसे हमारा शरीर इस्तेमाल नहीं कर पाता, यूज नहीं कर पाता, तो उसे हम सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं। ठीक है, उसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ते हैं जिसका हमारा शरीर इस्तेमाल कर सके। मतलब वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जिसका हमारा शरीर इस्तेमाल कर सके, वो उसका लास्ट प्रोडक्ट यानी अंतिम उत्पाद होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज, प्रोटीन का एमिनो एसिड। मतलब कि एमिनो एसिड बन गया तो उसका इस्तेमाल शरीर कर लेगा, ग्लूकोज बन गया तो उसका यूज हमारा बॉडी कर लेगा। तो हमारा टारगेट यही है डाइजेशन में कि सबको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाना। तो आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले क्लास में स्टमक और लीवर के बारे में पढ़ लिया था। ये आपकी लीवर है, यहां बाइल डक्ट का फॉर्मेशन होता है। लीवर में पित्त रस का निर्माण होता है, यानी बाइल डक्ट या बाइल जूस भी कहते हैं इसे। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, यहां पे काफी कंफ्यूजन होती है, या ध्यान से सुनिएगा। आपसे पूछा गया कि बाइल डक्ट का फॉर्मेशन कहां होता है, तो आंसर क्या हुआ? लीवर। ठीक है, और यदि आपसे ये पूछा गया कि बाइल डक्ट कहां स्टोर रहती है हमारी बॉडी में, तो उसका आंसर होगा गॉल ब्लैडर। लीवर में फॉर्मेशन होता है बाइल डक्ट का और उसे स्टोर किया जाता है पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर में। तो हमने लीवर पढ़ लिया और गॉल ब्लैडर का काम क्या हुआ कि उसने पित्त रस को अपने पास संग्रहित किया। अब आगे बढ़ते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये जो पार्ट है वो है आपकी पेनक्रियाज। स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ पढ़ेंगे, किस तरह से भोजन का पाचन हो रहा है। पेनक्रियाज, तो पेनक्रियाज के बारे में देखते हैं। पेनक्रियाज भी एक ग्लैंड है। तो सबसे पहले एक बात जान लें, लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ग्लैंड क्या होती है? जहां से कुछ जूस वगैरह सिक्रेट्स होते हैं, रस का स्रावन होता है। ग्लैंड एक अलग टॉपिक ही है, ग्रंथि एक अलग टॉपिक ही है जो आगे जाके आपको पढ़ाया जाएगा। तो लीवर क्या हो गया? लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, और पेनक्रियाज क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। यह हमारे शरीर का, यह मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़े ग्रंथि है। जब भी आप पढ़ाई करें तो कॉपी और पेन लेके बैठें ताकि चीजों को अच्छे से नोट डाउन भी कर सकें। तो एक पॉइंट तो ये आ गया, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी पेनक्रियास। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे।
एक बात और ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये जो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, इसकी एक और खासियत है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय होती है। लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी पेनक्रियाज, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस यानी अग्नाशयी रस का स्रावन होता है। सेक्रेट्स क्या करता है? पेनक्रियाटिक जूस। और पेनक्रियाटिक जूस यानी अग्नाशयी रस में 3 तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। एक एमाइलेज, एमाइलेज को हम एमाइलोप्सिन भी कहते हैं। दूसरा है ट्रिप्सिन, तीसरा है लाइपेज। तो मुख्य रूप से इसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। फिर से बता दूं, एमाइलेज को ही हम एमाइलोप्सिन भी कहते हैं। तो यहां एमाइलेज क्या करता है? भोजन के साथ जो कार्बोहाइड्रेट आई थी, कार्बोहाइड्रेट के सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म स्टार्च हो गया, पॉलीसेकेराइड में आते हैं। स्टार्च को हम भोजन के रूप में लिए, तो स्टार्च को इसने माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मतलब वो स्टार्च को इससे सिंपल फॉर्म में तोड़ा। ये अभी और टूटेगा क्योंकि अब तक ग्लूकोज नहीं बना है, और ग्लूकोज बन गया इसका मतलब डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है। अब ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन का वर्क है, आपको पता होगा कि अमाशय में प्रोटीन पेप्टॉन्स में टूटा था, ठीक है, कन्वर्ट हुआ था। तो ये क्या करता है? कुछ पार्ट प्रोटीन के बचे भी रह जाते हैं, वो आगे की तरफ आते हैं। ये प्रोटीन एंड पेप्टॉन्स, प्रोटीन एंड पेप्टॉन्स, पेप्टॉन्स को हिंदी में भी पेप्टॉन्स ही कहा जाता है। प्रोटीन एंड पेप्टॉन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये प्रोटीन एवं पेप्टॉन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। कौन? ट्रिप्सिन। पॉलीपेप्टाइड्स क्या है? अगर आप थोड़ा सा और जानना चाहते हैं तो एक बार जान लें कि पॉलीपेप्टाइड्स चेन ऑफ एमिनो एसिड होती है। पॉलीपेप्टाइड्स चेन ऑफ एमिनो एसिड होती है। एक्चुअली बात की जाए तो प्रोटीन और पेप्टॉन्स को ये पॉलीपेप्टाइड्स में और थोड़ी मात्रा में एमिनो एसिड, जो कि प्रोटीन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, उसमें भी कन्वर्ट करता है थोड़ी मात्रा में। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा पेप्टॉन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आंसर क्या होगा? ट्रिप्सिन। अब यहां पे एक आपके सामने है लाइपेज। आपको पता होगा कि लीवर ने फैट का इमल्सिफिकेशन किया था, पायसीकरण किया था, वसा का पायसीकरण लीवर में बाइल डक्ट ने किया था। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में तोड़ना, लार्ज ड्रॉप को स्मॉल ड्रॉप में कन्वर्ट करना। तो ये लाइपेज क्या करता है? इमल्सिफाइड फैट की कुछ मात्रा को, काफी कम मात्रा को, इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड एंड
ग्लिसरॉल, ठीक है ना, में कन्वर्ट कर देता है। ये इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड यानी कि वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। सभी फिर से मैं बता दूं, नाम हिंदी में भी वही हैं, जहां भी हिंदी में अलग नाम होंगे उसे मैं लिख दिया करूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तक आपने देखा कि अग्नाशय में 3 एंजाइम पाए गए और 3 एंजाइम ने क्या क्या काम किया उसे हमने पढ़ लिया। एक बात ध्यान रखिएगा, पेनक्रियाटिक जूस जो होती है, अग्नाशयी रस जो होती है, उसकी प्रकृति, उसका नेचर बेसिक होता है, यानी क्षारीय होता है। यहां पे स्टमक जो था, गैस्ट्रिक जूस का नेचर क्या था, एसिडिक, अम्लीय। पेनक्रियाटिक जूस का नेचर क्या हुआ, बेसिक यानी क्षारीय। यह भी पूछा जाता है। बाइल डक्ट यानी कि पित्त रस, जिसका निर्माण लीवर में हुआ था, उसका नेचर क्या हुआ, बेसिक यानी क्षारीय। इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसको लेके आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, सारे के सारे में क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अच्छे तरीके से कराऊंगा। अब पेनक्रियास से एक हार्मोन में निकलती है जिसे कि इंसुलिन कहा जाता है। पेनक्रियास से एक हार्मोन में निकलती है इंसुलिन। यहां पे एक शब्द आई हार्मोन। एक था आपका एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोकैटेलिस्ट, जैव उत्प्रेरक, जो कि रिएक्शन रेट को बढ़ा देते हैं या घटा भी देते हैं। कोई काम 4 घंटे में होने वाला हो तो उसे 2 घंटे में या 3 घंटे में कर दे, वो कैटेलिस्ट होते हैं, बायोकैटेलिस्ट। हार्मोन्स क्या होते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये होते हैं आपके बायोटिक रेगुलेटर। बायोटिक रेगुलेटर हिंदी में इसे जैव नियंत्रक कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मतलब बायोटिक रेगुलेटर कहने का मतलब है जैसे घोड़े को काबू करने के लिए लगाम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल करने का काम किया, नियंत्रण करने का काम किया, तो ये रेगुलेटर होते हैं। अब आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी होती है और अधिकता से कौन सी बीमारी होती है। कमी से सभी को पता है, डायबिटीज। इसे ही हिंदी में मधुमेह कहा जाता है, ठीक है। ये भी तो, और अधिकता से क्या होता है, इसका आंसर सभी को पता होता है। इसमें लोग गलतियां कर जाते हैं। इसमें होती है हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया यह आपकी अधिकता से हुई। अधिकता से यदि इंसुलिन हार्मोन अधिक निकलना शुरू हो गया, और ये क्या हो गया, कमी से। ये ध्यान रखेंगे। हाइपोग्लाइसेमिया में क्या होता है, सिंपली मैं बता दूं, इसमें जो आपका विजन नॉलेज होता है, दृष्टि ज्ञान और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कमी आ जाती है।
दृष्टि ज्ञान एवं जनन क्षमता में कमी आ जाती है। इससे भी काफी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि इंसुलिन हमारे शरीर में कहां पाया जाता है? आंसर पेनक्रियाज। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। थोड़ा सा और डिटेल में पूछ लिया गया पेनक्रियाज में कहां पाया जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा? तो पेनक्रियाज में लैंगरहैंस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में पाया जाता है। इसे हिंदी में लैंगरहैंस की दीपिका कहा जाता है। ठीक है ना? तो इंसुलिन कहां पाया जाता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। यहां पे आइलेट्स क्या होता है मैं बता दूं, दीपिका हिंदी में उसी का है। बंडल्स ऑफ सेल, कोशिका का जो गुच्छा होता है उसे हम आइलेट्स करते हैं। लैंगरहैंस एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने पेनक्रियाज में उस स्थान की खोज की, उस जगह की खोज की जहां से इंसुलिन निकलती है। तो बंडल्स ऑफ सेल को ही आइलेट्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। अब और डिटेल पूछ लिया गया। हालांकि ये पूछा नहीं जाता जनरली, लेकिन आपको तैयार हमेशा 1-2 लेवल ज्यादा के लिए ही होना है। लैंगरहैंस आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में कहां से निकलता है? तो कोशिका का नाम क्या है? बीटा कोशिका। बीटा सेल से ये निकलता है। ठीक है, अब अभी आपका भोजन कहां है? देखिएगा, ये जो पोर्शन है स्टमक से ये आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये यहां से जो स्टार्ट होती है, आप देख सकते हैं, यहां से जो स्टार्ट होती है ये इस तरह जाती हुई यहां तक का जो पोर्शन है उसे छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। छोटी आंत, इसी का एक और नाम है ओके। तो अब हम एक बार ध्यान रखिएगा, बाइल डक्ट पित्तरस भोजन में कहां के मिला? छोटी आंत में। पैनक्रियाटिक जूस भोजन में कहां के मिला? छोटी आंत में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में अगर पूछ दिया गया, हालांकि इस तरह क्वेश्चन पूछे हुए दिखे नहीं कहीं, कि पैनक्रियाटिक जूस फूड में कहां आकर मिलता है? स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में और इसोफेगस में, तो क्या आंसर होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके बाद हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं। छोटी आंत से इंटेस्टिनल जूस का सिक्रेशन होता है। छोटी आंत से आंतरिक रस निकलते हैं और आंतरिक रस में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसमें आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो जान लें। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है? किस रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? ऑप्शन आपके दिए होंगे, बाइल डक्ट यानी कि पित्तरस, सलाइवा यानी कि लार, गैस्ट्रिक जूस जठर रस, पैनक्रियाटिक जूस यानी अग्नाशयी रस। तो इसमें आंसर होगा आपका अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो एक बात का ध्यान रखेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपने देखा होगा कि गैस्ट्रिक जूस ने प्रोटीन पे काम किया, प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट किया। लार यानी कि सलाइवा ने कार्बोहाइड्रेट पे कन्वर्ट किया। बाइल डक्ट ने
जो कि लीवर में जिसका फॉर्मेशन हुआ था, बाइल डक्ट ने फैट पे वर्क किया, उसे इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट किया। परंतु पेनक्रियाटिक जूस ने प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों पे वर्क किया और तीनों को ब्रेक किया। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको डिटेल में बताया था, इसीलिए अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। चलिए वापस आते हैं छोटी आंत की तरफ, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसमें जूस में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लेक्टेज, लाइपेज, इस तरह के आपके 5 प्रकार के मुख्य रूप से एंजाइम पाए जाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ये माल्टेज है और ये माल्टोज है। माल्टेज एंजाइम है, माल्टोज कार्बोहाइड्रेट है, और एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से बताया भी है। ये सारे एंजाइम्स में है। तो इरेप्सिन ने क्या किया, जो आपने देखा था अग्नाशयी रस ने प्रोटीन और पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर दिया था। पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं? चेन ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड का चेन होता है। तो इरेप्सिन ने क्या, पॉलीपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया, अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर दिया, और अमीनो अम्ल बन गया। इसका मतलब प्रोटीन अपने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म को गेन कर लिया। अब माल्टेज ने क्या किया, माल्टेज ने माल्टोज को, आपको याद होगा पेनक्रियाटिक जूस में एमाइलेज जो थी उसने स्टार्च को माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज में कन्वर्ट कर दिया था। वहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे माल्टेज ने माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, ग्लूकोज बन गया। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट अपने सिंपलेस्ट फॉर्म को प्राप्त कर लिया। आपने देखा होगा ग्लूकोन डी आप पीते हैं और तुरंत एनर्जी आ जाती है, मतलब कि ग्लूकोज बना और शरीर उसका तुरंत ही इस्तेमाल कर लेगा, तुरंत ही यूज कर लेगा। लैक्टेज ने क्या किया, लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। सुक्रेज ने सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। और लाइपेज एक एंजाइम पाया जाता है। लाइपेज आपने पेनक्रियाज में भी देखा होगा, लेकिन पेनक्रियाज में थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। मुख्य काम लाइपेज का स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। लाइपेज क्या करता है, जो इमल्सिफाइड फैट थी, पायसीकृत वसा थी, वसा की छोटी छोटी बूंदों में तोड़ा गया था, उसे फैटी एसिड यानी कि वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया। इट कन्वर्ट इमल्सिफाइड फैट टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो आपसे अब यहां पे 3 क्वेश्चन और बने। आपसे पूछा गया लास्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ग्लूकोज। ओके। इसके बाद पूछा जाएगा लास्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है, तो आंसर क्या होगा, एमिनो एसिड। अब आपसे पूछा गया कि लास्ट प्रोडक्ट ऑफ फैट, यानी कि वसा का अंतिम उत्पाद क्या है, तो आंसर क्या होगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ये ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसके बाद एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भोजन का, फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहां हो जाता है, तो कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है भोजन का। तो आपको 4 तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे, बड़ी आंत, छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक। तो आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब कि भोजन का पाचन का क्रिया पूर्ण हो जाता है छोटी आंत में जाकर। थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो आपके इतने ही आते हैं लगभग। आपसे पूछा गया कि बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक जूस फूड में कहां आके मिलते हैं, तो आंसर क्या होगा, छोटी आंत। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, ये जो पोर्शन होती है ये होती है ड्यूडेनम।
स्मॉल इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट होता है। एक ड्यूडेनम होता है, एक जेजुनम, और एक होती है आपकी इलियम। ड्यूडेनम से क्वेश्चन पूछ दिया जाता कई बार। तो ड्यूडेनम वो पार्ट है जहां पे पैनक्रियाटिक जूस और बाइल डक्ट भोजन में आकर मिलते हैं। ड्यूडेनम को हिंदी में पक्वाशय या ग्रहणी भी कहा जाता है, पक्वाशय, ठीक है। या कई बार ड्यूडेनम को हिंदी में भी ड्यूडेनम ही लिख दिया जाता है। और ड्यूडेनम जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा पार्ट होता है। इसकी लंबाई सबसे कम होती है और सबसे अधिक लंबाई होती है इलियम की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का में इलियम की लंबाई सबसे अधिक होती है और सबसे कम होती है ड्यूडेनम की। यह भी ध्यान रख लीजिएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, स्मॉल इंटेस्टाइन में 5 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो उसमें एक्चुअली एंजाइम जो निकलते हैं वो जेजुनम पार्ट से ही निकलते हैं, जो हमने पढ़ा अभी, ठीक है। छोटी आंत के जेजुनम पोर्शन जो है वहीं से 5 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। अब यहां पे इलियम का भी काम मैं बता दूं। अब तक आपने क्या देखा, भोजन को आपने मुख में लिया, माउथ में लिया, क्या हुआ, अंतर्ग्रहण, इंजेशन, ठीक है। आपने क्या किया, इंजेशन, अंतर्ग्रहण, ठीक है। अब इसके बाद भोजन को आपने तोड़ना शुरू किया, इसका मतलब डाइजेशन शुरू हो गया, यानी कि पाचन। और डाइजेशन कंप्लीट कहां हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो क्या इसके बाद काम खत्म हो गया, नहीं। अब डाइजेस्टिव फूड का एब्जॉर्प्शन की भी आवश्यकता होगी, उसे अवशोषित भी हमारा शरीर करेगा। तो उसके लिए छोटी आंत में, और डिटेल की बात कर रहे हैं तो छोटी आंत का जो पोर्शन है इलियम, यहां पर उंगली के समान, फिंगर के समान हजारों की संख्या में उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है ना। इन स्मॉल इंटेस्टाइन आप लिख सकते हैं, इन स्मॉल इंटेस्टाइन thousands of छोटी आंत में हजारों की संख्या में उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं। जिसे कि विली कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। विली को हिंदी में दीर्घ रोम या रसांकुर भी कहा जाता है। ये विली क्या क्या करता है कि जब भोजन का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है तो उससे एब्जॉर्ब करने का काम ये विली ही करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि डाइजेस्टिव फूड का एब्जॉर्प्शन कहां होता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आंसर क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। और डिटेल पूछ लिया गया कि उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत में कौन करता है, तो कौन करता है, विली, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, वर्क यानी कार्य,
पाचित भोजन का अवशोषण करना। पाचित भोजन का अवशोषण करने का काम कौन करता है? विली। ठीक है, और यहां दीर्घ रोम है। तो काफी और एक क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं कि विली हमारे शरीर में कहां पाए जाते हैं, तो उसका भी आंसर क्या होगा? छोटी आंत। अब इसके बाद एक और स्टेप आती है एसिमिलेशन। आपने इंजेक्शन भोजन का अंतर ग्रहण किया, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, उसके बाद एक स्टेप है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होती है? यानी स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। भोजन का डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, लेकिन उस डाइजेस्टिव फूड का शरीर जो इस्तेमाल करता है उसे ही कहा जाता है एसिमिलेशन, यानी स्वांगीकरण। उसका उपयोग में लाया जाना ही स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहलाता है। इसके बाद जो भी अनडाइजेस्टिव फूड थे वो आपकी आ जाती है यहां से। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन का है, यानी कि बड़ी आंत का है। ठीक है, तो अनडाइजेस्टिव फूड आपके लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाते हैं और उसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डिजीज हैं उसे भी हम डिस्कस करेंगे। एक बार मैं रिकॉल कर लेता हूं क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम, भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है? माउथ से। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। पूछा जाएगा प्रोटीन का पाचन, यानी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टमक। ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहां हो जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। विली कहां पाई जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेप्सिन कहां पाया जाता है? स्टमक में। इंसुलिन कहां पाई जाती है? पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज में कहां? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की दीपिका, बीटा सेल से वो निकला था। ठीक है, बाइल डक्ट का फॉर्मेशन कहां होता है? पित्तरस का निर्माण लीवर में। पित्तरस कहां संग्रहित रहता है, कहां स्टोर रहता है? गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में। इसके बाद आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे लास्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, आंसर ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद, लास्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन एमिनो एसिड। लास्ट प्रोडक्ट ऑफ फैट, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं और भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद पूछा जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहां होता है? मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपली फूड भी लिख सकता है या डाइजेस्टिव फूड भी लिखा जा सकता है। मतलब पाचित भोजन का अवशोषण कहां होता है? चार ऑप्शन दे देंगे, बड़ी आंत, छोटी आंत, स्टमक। तो आंसर क्या होगा? छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब इसके आगे का हम अगले क्लास में करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक बात और, अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। और अपना कमेंट लिखना ना भूलिएगा, आपको कैसा लग रहा है। और कोई भी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।